Hello everyone, welcome you all once again at Lokesh Sir Unlimited Study Zone. So we starting the chapter number 1 of the class 12th chemistry and name is solution. Okay, so सबसे पहले बच्चों हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है वो देखते हैं. इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का. सो इस चैप्टर के जो कंटेंट्स हैं, कंटेंट्स ऑफ दिस चैप्टर आर फर्स्ट व्हाट इज सॉल्यूशन. तो पहले हम सॉल्यूशन को डिफाइन करेंगे बच्चों की. सॉल्यूशन एक्चुअली होता क्या है, ये किस किस चीज़ से मिलकर के बनता है. ओके, सॉल्यूशन के बाद सॉल्यूशन को समझने के लिए जैसे आप मार्केट में कोई भी सॉल्यूशन लेने जाएंगे, ओके, कोई भी सॉल्यूशन आप खरीदने जाते हो या सिरप लेने जाते हो, तो कुछ सिरप आपको थोड़े से गाढ़े मिलते हैं, उनकी थिकनेस ज़्यादा होती है, कुछ सिरप एकदम पतले होते हैं. तो ये मतलब कि उनकी कॉन्सेंट्रेशन नापने के लिए हमें कुछ टर्म्स होते हैं. ये सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब बेसिक पार्ट है इस चैप्टर का, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स. अगर आपका ये ग्रिप है इस क्वेश्चन में, इस कंसंट्रेशन टर्म्स में, तो कॉम्पिटिटिव में 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको कंसंट्रेशन टर्म्स से ही आ जाते हैं. ओके, तो कंसंट्रेशन टर्म्स पे हम बहुत फोकस करेंगे. 11th क्लास के जो मेरे वीडियोस हैं उसमें मैंने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ा रखा है, फिर भी मैं यहाँ दोबारा पढ़ाऊंगा. मतलब ये 2 बार आपको रिपीट होता है, एक बार 11th में आता है और एक बार 12th में भी आता है गाइस. ओके, देन इसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक है बच्चों वेपर प्रेशर. वेपर मतलब भाप, भाप जो प्रेशर लगाती है, वेपर प्रेशर. So third topic our is vapor pressure, and fourth and very important जो इस चैप्टर की जान है that is colligative properties. colligative properties. भाई वर्ड colligative का मतलब क्या होता है पहले ये समझो. colligative का मीनिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट, जो सॉल्यूट की मात्रा के ऊपर डिपेंड करे. ओके, तो व्हाट इज मींस कॉलिगेटिव. एक होता है क्वालिटेटिव. क्वालिटेटिव मतलब कि उसकी क्वालिटी पर, एक होता है क्वालिटेटिव मतलब उसकी क्वांटिटी. कॉलिगेटिव मतलब उसकी मात्रा पर, ओके, अमाउंट पर. सो हम पढ़ने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. ओके, सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज लिख लो. व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? The properties depends on number of solute particles. The properties depends on number of solute particles. जो सॉल्यूट के पार्टिकल पे डिपेंड करें, सॉल्यूट के पार्टिकल पे डिपेंड करें, उन प्रॉपर्टीज को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं. मतलब हमें ऐसी प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेंगी जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स पर डिपेंड करेंगे कि सॉल्यूट का पार्टिकल कैसा है, सॉल्यूट का पार्टिकल कैसा है उस पर डिपेंड करेंगी. ओके, सॉल्यूट का पार्टिकल कितना है इस बात पर डिपेंड करेगी. ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, मतलब सीधी सीधी बात है कि सॉल्यूट पार्टिकल की क्वांटिटी. नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल किसको दे रहा है बेटा? क्वांटिटी को बता रहा है. मतलब सॉल्यूट पार्टिकल की क्वांटिटी पर जो प्रॉपर्टीज बेस्ड होती हैं उनको हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. ओके, यस. सो चलिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमारे सिलेबस में है वो कौन कौन सी हैं एक बार पढ़ लेते हैं. हालांकि डिटेल में तो बहुत पढ़ना है. तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, फर्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग इन वाटर प्रेशर. मैंने वाटर प्रेशर बोल दिया, वेपर प्रेशर. एक प्रॉपर्टी हमें ये पढ़नी है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. देन है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. थर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. And fourth is osmotic pressure. Fourth property is osmotic pressure. बच्चों याद रखना, ये जो चारों प्रॉपर्टी हैं, ये चारों प्रॉपर्टी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है. और जैसा मैंने कहा कि ये सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करते हैं. मतलब ये चारों प्रॉपर्टी ये क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेंगे.
कि सॉल्यूट कितना है उस पर डिपेंड करेंगे, नॉट क्वालिटी ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कैसा है इस पर डिपेंड करेंगे। तो ये किस पर डिपेंड करेंगे? क्वांटिटी पर, नॉट क्वालिटी। तो यदि क्वालिटी पर डिपेंड करता तो इनको हम बोलते क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, बट क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है इसलिए इनका नाम आ गया है, दे दिया गया है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ओके, इसके बाद हमें 2 एक्स्ट्रा पॉइंट और पढ़ने इस चैप्टर में। इसके अलावा ये 4 डिवीजन तो इसके हैं, मतलब 1 2 3 4। अब इसके बाद 5th आता है। 5th पार्ट है दैट इज कॉल्ड वांट ऑफ फैक्टर। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वांट ऑफ फैक्टर एंड देन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे कि गैसेस की सॉल्युबिलिटी कैसे होती है। 6th पॉइंट, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, दैट इज गिवन बाय हेनरीज लॉ। इसको हेनरी डिसाइड करेंगे कि गैस की सॉल्युबिलिटी किस तरीके से होती है, गैस कैसे घुलती है एक सोल्यूशन में। ओके, सो ये हमारे चैप्टर का कंटेंट है बच्चों। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सो बाय द फर्स्ट पॉइंट वी स्टार्टिंग, सोल्यूशन क्या है, व्हाट इज सोल्यूशन। राइट द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सोल्यूशन। So solution is a mixture. Solution is what? Solution is a mixture. Yes. Mixture. Mixture मतलब कितने कंपोनेंट होंगे? मिनिमम 2, मैक्सिमम जितने हो कोई दिक्कत नहीं है। So solution is the mixture of minimum 2 or more than 2 components. Okay? Mixture है। इंपॉर्टेंट बात है, ये मिक्सचर कैसा होता है बेटा? ये होमोजीनियस होता है। यस, होमोजीनियस, ये होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस का मतलब बेटा ये हुआ कि यदि आपके पास कोई सोल्यूशन है, अगर कोई मिक्सचर आप कह रहे हो कि भैया ये मिक्सचर सॉल्यूशन है, आप कह रहे हो कि ये मिक्सचर सॉल्यूशन है, तो जितनी कंसंट्रेशन यहाँ इस पार्ट की होगी उतनी ही कंसंट्रेशन इस पार्ट की होगी। मैंने कितने पार्टिकल बनाए? 6 पार्टिकल यहाँ पे, किसके? सॉल्यूट के। तो यहाँ भी कितने पार्टिकल होंगे? 6। किसी भी कोने में चले जाओ आपको 6 पार्टिकल ही मिलेंगे फॉर एग्जाम्पल। सो मीन्स इफ यू आर सेइंग दैट योर सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस, दिस मीन्स कंसंट्रेशन इज सेम एवरीवेयर। यस और नो? कोल्ड ड्रिंक आप लेने जाते हो तो ऐसा थोड़ा ना होता है कि ऊपर का कोल्ड ड्रिंक पतला, नीचे का कोल्ड ड्रिंक गाढ़ा। ऑलमोस्ट कंसंट्रेशन। या शक्कर का शरबत बनाते हो तो ऐसा तो नहीं होता है कि नीचे का शरबत गाढ़ा हो जाए या मोटा हो जाए और ऊपर का शरबत पतला हो। अगर आपने शक्कर प्रॉपर घोल रखी है तो ये सिचुएशन नहीं आती है। ओके, मींस कंसंट्रेशन इज एवरीवेयर सेम। डन? लुक टुवर्ड्स कॉपी। यस, ओके, क्लियर। सो सोल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है जिसकी प्रॉपर्टी सोल्यूशन के हिस्से हिस्से में, जर्रे जर्रे में, पॉइंट पॉइंट में सेम रहे। प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम, एवरीवेयर सेम प्रॉपर्टी, जिसकी प्रॉपर्टी हर जगह सेम हो। ओके, so what is solution? Solution is a homogeneous mixture of 2 or more than 2 substances with their 2 or more than 2 substances with loss of their individual identities। अब ये नया टर्म आ गया, जो अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को लॉस कर दें। एक नया टर्म आ गया। आपने मान लीजिए सॉल्यूशन तैयार किया, 2 चीजें मिलाई, ए और बी। ए और बी का मिक्सचर बनाया और एक नई चीज तैयार हो गई। इस विच लॉस देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी का मतलब क्या है? सॉल्यूशन, मान लो सॉल्यूशन बनाया दैट इज सी, दैट इज, तो सॉल्यूशन बनने के बाद ना आपको इसमें ए अलग से दिखेगा ना आपको बी अलग से दिखेगा।
अब सोल्यूशन का हर पार्ट सी ही कहलाएगा। समझ में आ रहा है ना? आपको ना फिजिकली ए दिखेगा ना फिजिकली आपको बी दिखेगा। ए और बी अपनी पहचान खो चुके होते हैं। एग्जाम्पल, इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो वैसे हम सारे अलग अलग देश, अलग अलग राज्यों के, अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के लोग, बट जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो हम सारे क्या कहलाते हैं? इंडियंस। क्या कहलाते हैं? इंडियंस। तो इतना बड़ा सोल्यूशन बन जाता है कि हम सारे एक हो जाते हैं दैट टाइम। ओके, वी ऑल आर कॉल्ड इंडियंस। सो ऐसे ही सोल्यूशन में जा करके जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं वो अपनी खुद की आइडेंटिटीज लॉस कर देते हैं, फिर वो सबके सब सोल्यूशन के पार्ट बन जाते हैं। ओके ना? उनकी खुद की आइडेंटिटी क्या बन जाती है? सोल्यूशन। क्लियर है ना? मतलब वो न्यू प्रॉपर्टी को गेन कर लेंगे। यदि आपके पास ए और बी मिलकर के कोई सोल्यूशन बना रहे थे सी इज द सोल्यूशन, सो सी विल हैव द न्यू प्रॉपर्टी that is not similar with A, that is not similar with B. It will have some new property. Okay, and finally A and B will lose their identity. A and B अपनी identity, अपनी property खो देंगे। Okay, and one more thing in solution, that you cannot separate the component of solution by ordinary simple method. अगर आपके पास solution है तो ऑर्डिनरी सिंपल मेथड से आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते हो। सिंपल मेथड से छान कर, बीन कर, चाल कर, देख कर, बिनोइंग करके, उड़ा करके ऐसे नहीं कर सकते हो अगर सोल्यूशन है। सो यू कैन नॉट सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन बाय यूजिंग सिंपल मेथड। यस, हायर मेथड तो सब कुछ इंसान अलग कर लेता है अच्छी मेथड से, स्पेशल मेथड से, बट बाय द ऑर्डिनरी सिंपल मेथड यू कैन नॉट सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन। ओके, जैसे आपने नमक है, इफ यू हैविंग सॉल्ट, नमक, और आपने यदि पानी मिला दिया है, सो आफ्टर गेटिंग दिस सोल्यूशन यू कैन नॉट सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर बाय सिंपल मेथड। आपको इवेपोरेट करना पड़ेगा, आपको हायर लेवल की फिजिकल मेथड्स लगानी पड़ेंगी। गॉट? ओके, सो दिस वाज द सोल्यूशन। वैसे तो बच्चे सोल्यूशन में कोई ऐसा नहीं है कि आपके पास दो ही चीज मिले, आप कई सारी चीजों को मिला सकते हो। अगर वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन दे रहे हैं तो क्या बन जाएगा? सोल्यूशन। जैसे इस पानी में, दिस इज द वाटर बॉटल, यू कैन ऐड, ऑलरेडी वाटर इज इनसाइड इट, यू कैन ऐड सॉल्ट, यू कैन ऐड शुगर, यू कैन ऐड सम फ्यू मोर सॉल्ट्स देयर, काला नमक मिला दो, कुछ और मिला दो, और घोल करके एक यूनिफॉर्म सोल्यूशन बना दो। बना दिया। अब मतलब सोल्यूशन में कितने पार्ट हैं? बहुत सारे हैं, बट हमारे सिलेबस में हमें पढ़ना है बाइनरी सोल्यूशन। क्या पढ़ना है? Only two things will be there, A and B. One may be solute, one may be solvent. एक solute होगा, एक solvent होगा. So let's come, एक solute होगा और एक solvent होगा. So हम पढ़ने वाले हैं binary solution. तो the solution having only two component is called binary solution. Okay. So make the heading binary solution. So the solution having only two component is called binary solution. Let's see what is the structure of binary solution. So this one is the solution. It containing of two components. One will be solute and one will be solvent. One will be solute and one will be solvent. अब मैं आपसे पूछूंगा भाई solute और solvent सिंपल क्या है नजरों के देखने से? सो आप सिंपली कह दो कि सर जो कम अमाउंट में होता है वो सॉल्यूट होता है और जो ज्यादा अमाउंट में होता है वो सॉल्वेंट होता है। यस, तो बिल्कुल सही बात है, बट याद रखना कि ये कम ज्यादा का पंगा हमेशा मोल में कैलकुलेट किया करो। किस में कैलकुलेट किया करो? मोल्स में। अगर आप अमाउंट वाइज देखते हो तो बेटा कई बार गड़बड़ी हो जाती है, आप इसको हमेशा मोल में कैलकुलेट किया करो। ओके, सो जिसके लेस नंबर ऑफ मोल्स हो, लेस नंबर ऑफ मोल्स, that will be solute, and जिसके ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स हों, higher number of moles, that will be solvent. कई बार नजरों का धोखा हो जाता है, आपको लगता है कि जो ज्यादा है अमाउंट वाइज वो ग्राम में ज्यादा हो जाएगा, बट मोल्स में कम हो जाएगा। ओके, सो तो जो अमाउंट में ज्यादा हो, विच विल स्मॉल इन अमाउंट, दैट इज कॉल्ड सल्यूट। बट एक्सीडेंट से बचना है तो बिलीव ऑन द नंबर ऑफ मोल्स,
कभी ग्राम पे बिलीव मत करो। एंड द हायर अमाउंट जो विच विल बी इन लार्जर अमाउंट, द सब्सटेंस विच बी इन लार्जर अमाउंट, दैट टर्म टू बी सॉल्वेंट। ओके, डन। यस, तो ये हो गई अपने पास सॉल्यूशन की ब्रेकिंग। सो गाइज हियर ए वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल विद यू। सी बच्चों, आपके सामने मैंने कहा है 98 ग्राम H2SO4, मतलब 98 ग्राम H2SO4 आप लेकर के आए हो। तो एक आपके पास 100 ग्राम का बीकर होता है, वैसे तो 100 ml का होता है, बट मैंने 100 ग्राम का बीकर दे दिया है। आप इसमें 98 ग्राम H2SO4 भरे हुए हैं। तो जरूरत, ठीक है, 98 ग्राम H2SO4 फिल है इसमें। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड आपका फिल है कितना, 98 ग्राम। एंड 54 ग्राम वाटर है। दूसरे बीकर में 54 ग्राम वाटर है। अब मैंने बोला भैया बताओ कि कौन सी सॉल्यूट है और कौन सी सॉल्वेंट है। मिक्सचर बनाओगे तो क्या बनेगा, H2SO4 का पानी के साथ मिक्सचर बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा ना। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को मिला दोगे, मिक्सचर बनेगा अनडाउटली। अब मैं बोलूंगा आपसे कि बेटा कौन सा सॉल्यूशन है, कौन सा सॉल्वेंट है, सॉरी गलत बोल गया, कौन सा सॉल्यूट है, कौन सा सॉल्वेंट है। मतलब कौन घुलेगा, सॉल्यूट घुलता है और सॉल्वेंट घुलता है। तो आप नजरों से देखोगे तो तुरंत कह दोगे सर ये ज्यादा है, मतलब ये हो गया सॉल्यूट और ये हो गया सॉल्वेंट। डन, यही बोलोगे ना, ये ज्यादा है मतलब ये होगा सॉल्वेंट और ये होगा क्या, सॉल्यूट। मतलब आपने कह दिया कि सर ये ज्यादा है मतलब ये है सॉल्वेंट और ये है सॉल्यूट। बेटा अब देखो क्या होता है, जो क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस होती है उसे हमेशा मोल में जज करो। क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, केमिकल क्वांटिटी जो होती है उसे किस में जज करो, मोल में। अब हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं दोनों के। तो नंबर ऑफ मोल्स, चलिए H2SO4 के निकालते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 इक्वल्स टू, व्हाट इज मोल्स, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास और गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सो बेटा गिवन मास कितने ग्राम है, 98 ग्राम। ओके, और इसका मॉलिक्यूलर मास यदि मैं निकालूं, मोलर मास निकालूं, तो इसका मोलर मास कितना होगा, H2 का हो जाएगा 2, सल्फर का कितना होता है 32 एंड एक ऑक्सीजन का होता है 16। तो 4 ऑक्सीजन का कितना हुआ बेटा 64, और वो भी ग्राम में आता है। बेटा याद रखना मोलर मास ऑलवेज ग्राम में आता है। ओके, तो बेटा 98 ग्राम डिवाइडेड बाई 4 और 2 6 और 6 और 2 फिर से 8 और 6 + 3 कितना 9, 98 ग्राम। कैंसिल हो गया बेटा, आंसर कितने आए, H2SO4 के कितने मोल प्रेजेंट है, 1 मोल प्रेजेंट है। नाउ कैलकुलेट दिस 55 ग्राम ऑफ वाटर के मोल। सो नंबर ऑफ मोल N फॉर वाटर, NH2 इज इक्वल्स टू गिवन मास एंड मास इज गिवन 54 ग्राम एंड H2O मीन्स मोलर मास कितना निकलेगा बेटा, हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 2 टाइम्स काउंट होगा तो 2 एंड ऑक्सीजन कितना है बेटा 8, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का कितना हुआ 16। अगेन यूज द वर्ड ग्राम, 54 ग्राम डिवाइडेड बाई 18 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल, कितना 3 मोल, कितने मोल आ गए 18 3 जा 54, सो 3 मोल आ गए। बच्चों कितना बड़ा एक्सीडेंट हम करने जा रहे थे, देख रहे थे आप। सो मोल्स में पानी भले ग्राम वाइज कम है बट इसके मोल्स ज्यादा हैं। सो यहाँ पे वाटर जो होगा वो सॉल्वेंट होगा। ओके, उल्टा हो गया, इसको कैंसिल करो तो वाटर जो है वो बन गया सॉल्वेंट एंड ये क्या बन गया जी बच्चे, ये बन गया सॉल्यूट। तो याद रखना, नजरों के धोखे में मत आना। डन। चलिए बच्चों, अब तो ये तो हो गई सोल्यूशन की बातें, थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं परसेंटेज में। देख लीजिए, अगर आपको परसेंटेज दी गई हो तो सोल्यूशन जज करना बहुत सिंपल है। ग्राम में दिया गया हो तो मोल से निकालो। अब यदि परसेंटेज में दिया गया हो तो जो क्वांटिटी ज्यादा रहे परसेंटेज वाइज वो होगी सॉल्वेंट और जो क्वांटिटी कम रहे वो होगी सॉल्यूट। सी हाउ, जैसे मैंने आपको कहा 20% सॉल्यूशन ऑफ C2H5OH, इथेनॉल 20% सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल।
20% सोल्यूशन ऑफ C2H5OH मीन्स 20% सोल्यूशन ऑफ इथेनॉल। बेटा इसका मतलब ये है कि 20% C2H5OH है और 80% क्या है, वाटर है, H2O है। 80% आपके पास वाटर है, सो दिस मीन्स 80% वाटर। तो साफ दिख रहा है ये क्या बन गया, सॉल्वेंट, और ये क्या बन गया, सॉल्यूट। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि मैं आपसे कहूं 80% इथेनॉल सॉल्यूशन, तो ये जो लिखा रहता है 80% इथेनॉल सॉल्यूशन, मतलब इस बार 80% इथेनॉल है और इस बार 20% क्या है बेटा, वाटर है। तो पासे उल्टे पड़ गए। इस बार इथेनॉल बन जाएगा सॉल्वेंट, घोलने वाला, और वाटर बन जाएगा घुलने वाला, ये बन जाएगा सॉल्यूट। समझ में आया? तो यदि परसेंटेज कंपोजिशन दी गई हो तो ये अंदाजा लगाना बहुत सिंपल है, ठीक है ना। यदि मैं आपको कहूं 50% इथेनॉल, 50%, तो मतलब 50% में दोनों ही 50-50 हैं। सो कोई भी सॉल्यूट हो सकता है और कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है। क्लियर ना? अब एक और तरीका है सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई करने का। सॉल्यूशन जिस कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट ले ले, सॉल्यूशन जिस कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट ले ले, वो कंपोनेंट सॉल्वेंट कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए शुगर, शुगर प्लस वाटर, और शुगर और वाटर को मिला के आपने क्या बनाया, शरबत। क्या बना दिया जी, शरबत बना दिया। तो जो फाइनली सॉल्यूशन बना है वो किसकी स्टेट लिया है बेटा, शुगर की, क्योंकि शुगर के सॉलिड था, या वाटर की, वाटर लिक्विड था। शरबत जो ना है वो किस फेज में, लिक्विड फेज में है कि सॉलिड फेज में है, लिक्विड फेज में। तो शरबत ने लिक्विड फेज दिया, तो जो फेज ले लेगा दैट विल बी सॉल्वेंट। जो फेज लेगा वो क्या बनेगा बेटा, सॉल्वेंट। मगर ये तभी आप लगा सकते हो जब आपके पास एक सॉलिड हो और एक आपके पास लिक्विड हो। दोनों लिक्विड लिक्विड हो गए तो ये कंपोनेंट फेल हो जाएगा। ओके बेटा, क्लियर हुआ? अब आते हैं इस चैप्टर के दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा पजलिंग है, खूब सारे होते हैं तो परेशान भी करता है। हम आ रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में। ओके, सो मेक द हेडिंग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। अब चलिए गाइस पढ़ते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही डेलिकेट टॉपिक है, आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा अगर आपको इस चैप्टर में कमांड करनी है तो। ओके, सो मार्क द हेडिंग कंसंट्रेशन टर्म्स। टर्म्स मतलब आपके पास कोई सोल्यूशन है और आप बताते हो कि वो सोल्यूशन डाइल्यूट है या इतना कंसंट्रेट है, तो आपके पास कितने तरीके हैं उसको बता पाने के, कंसंट्रेशन टर्म्स को। तो बेटा दो हमारे पास कैटेगरी हैं। एक है कंसंट्रेशन टर्म्स जो वॉल्यूम से रिलेट करेगा, जो मतलब जिसमें आप वॉल्यूम की कंपैरिजन में बता पाएंगे। सो वॉल्यूम रिलेटेड, सो फर्स्ट इज वॉल्यूम रिलेटेड एंड सेकेंड कंसंट्रेशन टर्म्स इज मास रिलेटेड। मास रिलेटेड, जैसे आप मार्केट गए तो आप, यदि आपको दूध लेना है, इफ यू गोइंग मार्केट, आप जा रहे हो और अगर आपको मिल्क लेना है तो आप दो तरीके से बातें कर सकते हो। स्पेशली ऑयल तो आता ही है, कुछ लोग ऑयल किलो में खरीद के लाते हैं, कुछ लोग लीटर में खरीद के लाते हैं। ओके, कुछ लोग किलो में लेके आते हैं, कुछ लोग लीटर में। दूध भी आप किलो में लेने जा सकते हो, है ना, और लीटर में भी ला सकते हो। दूध भी किलो और लीटर में दोनों में आता है, ठीक है ना। तो आप कहाँ पर वॉल्यूम का यूज कर रहे हो, जहाँ पे लीटर की बात करते हो, जहाँ पे मिलीलीटर की बात करते हो, वहाँ पे आप वॉल्यूम का यूज करते हो। ओके, और जहाँ पे आप किलोग्राम की बात करते हो, जहाँ पे आप ग्राम की बात करते हो, वहाँ पर मास का यूज करते हो। दोनों में फर्क ये है बेटा कि ये जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स हुए वॉल्यूम रिलेटेड हैं, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। जी हाँ, मतलब वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, घटता बढ़ता है ऑन बेसिस ऑफ टेम्परेचर। समझ गए? लिक्विड का वॉल्यूम जो होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। एंड दूसरा जो मास होता है, ये जो सारे मास रिलेटेड टर्म्स हैं कंसंट्रेशन के, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, मतलब इनका टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है। गर्मी चाहे कम हो ज्यादा हो, ठंड चाहे कम हो ज्यादा हो, कंसंट्रेशन वैसी की वैसी ही रहेगी।
समझ में आया? चलिए अब पढ़ते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म। तो नंबर 1 है इसमें बेटा परसेंटेज बाई वॉल्यूम। तो एक टर्म है परसेंटेज बाई वॉल्यूम, बेटा इसको V बाई V परसेंट भी कहते हैं, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। इसको कैसे स्टडी करेंगे बेटा? इसमें आप करते क्या है कि इसमें आप सॉल्यूट के वॉल्यूम को सॉल्यूशन के वॉल्यूम में डिवाइड करते हैं और परसेंटेज उसकी वैल्यू दिया करते हैं। मतलब सॉल्यूट का वॉल्यूम रहेगा ऊपर और सॉल्यूशन, हम हालांकि डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी क्यों बताना है इस बात को, अभी तो जस्ट हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो आपने देखी वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, पहली जो है वो वॉल्यूम डिपेंडेंट है तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड रहेगी। सेकेंड वेट बाई वॉल्यूम परसेंट, ये वॉल्यूम बाई वॉल्यूम था, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट दैट इज इक्वल टू V बाई V। दूसरा है वेट बाई वॉल्यूम परसेंट दैट इज इक्वल टू W, या मास, इसी को मास बाई वॉल्यूम बोलते हैं, M बाई V। ओके, मास बाई वॉल्यूम इसी को बोलते हैं, या वेट बाई वॉल्यूम बोल दो, दोनों एक ही बात है बच्चों, कंफ्यूज मत होना, फिजिक्स वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा यहाँ पे। देन वॉल्यूम पर डिपेंडेंट तीसरी टर्म है बेटा मोलैरिटी, MOLA, मोलैरिटी, मोलैरिटी। एंड देन इट इज नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी। तो ये हो गए हमारे कौन से वाले, वॉल्यूम वाले। अब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट लिखो, तो फर्स्ट है मास बाई मास परसेंटेज, या वेट बाई वेट परसेंटेज, या परसेंटेज ऑफ वेट बाई वेट, और मास बाई मास, इसी को W बाई W परसेंटेज बोलते हैं। ओके, देन मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ये भी वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट है, मोल फ्रैक्शन। देन नेक्स्ट इज मोलैलिटी, मोलैलिटी, मोलैलिटी भी वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट है। एंड लास्ट पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन, मिलियन मतलब 10 की पावर 6, तो ppm और ppb दोनों ही ये नंबर ऑफ सॉल्यूट पे है, एक्चुअली मास ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेंगे, पार्ट्स पर मिलियन या पार्ट्स पर बिलियन। तो आइए 1 बाई 1 हम स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन तो हमें पढ़ना है, बट अपनी जरूरत के हिसाब से हम 1 बाई 1 किसी को भी उठाते जाएंगे। ओके, सो पहला हम स्टार्ट कर रहे हैं, लिखिए वेट बाई वेट परसेंटेज, ये वाला मास बाई मास कह लो या वेट बाई वेट परसेंटेज कह लो, वेट बाई वेट परसेंटेज। सो इट इज वेरी सिंपल, वेट बाई वेट परसेंट, वेट बाई वेट परसेंट इज इक्वल्स टू कितना होता है, मतलब कितना आपका वेट, या मास बाई मास परसेंट बोल लो इसको, M बाई M परसेंटेज, दोनों रूप में मिल जाएगा आपको कहीं पर। इसका मीनिंग ये होता है कि आपका कितना मास ऑफ सॉल्यूट और कितने मास ऑफ सॉल्यूशन में घुला हुआ है उसका परसेंटेज। ओके, ठीक है ना, तो कितना मास ऑफ सॉल्यूट कितने मास ऑफ सॉल्यूशन में घुला हुआ है। एग्जांपल में दे देता हूं, एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास कोई सोल्यूशन है, ए सोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर इज 5%। मान लो आपके पास कोई NaCl सोल्यूशन है एंड द सोल्यूशन NaCl सोल्यूशन इन वाटर, वैसे कुछ बोला नहीं तो वैसे भी होगा वाटर, NaCl सोल्यूशन बोल दिया, कुछ नहीं दिया तो वाटर ही मानेंगे। अब मैंने कह दिया इसकी जो वेट बाई वेट परसेंट कंसंट्रेशन है 5% है, और 5% में लिख करके दे रहा हूं इट इज वेट बाई वेट। इसका मीनिंग होगा बेटा कि 5 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट है, 5 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम, क्योंकि ये भी वेट है ये भी वेट है, 100 ग्राम ऑफ NaCl सॉल्यूशन, NaCl सॉल्यूशन, समझ गए ना, मींस 5 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इज 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उसको दूर करता हूँ, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मैंने NaCl सॉल्यूशन भी बोल दिया था तो कोई बुरी बात नहीं थी। अब देखो क्या, इसको और क्लियर कर दें, डोंट वरी बेटा, आपके पास सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम,
100 ग्राम सोल्यूशन है। कौन सा सोल्यूशन है? NaCl। याद रखना सोल्यूशन में आपको सोल्यूट ऑलरेडी मिला होता है। तो यदि मैं देखूं तो बेटा इसमें 5 ग्राम आपका इसमें क्या मिला होगा? NaCl। तो आपका 95 ग्राम क्या होगा बेटा? वाटर। बट याद रखना कि ये वाटर में नहीं देना है, ये किस में देना है? पूरे सोल्यूशन में। तो 100 ग्राम पूरा सोल्यूशन आएगा। समझ में आ गया? ये वाटर कितना प्रेजेंट है उसमें नहीं मांग रहा है, ये पूरा सोल्यूशन कितना प्रेजेंट है उसमें मांग रहा है। समझ में आ गया? तो वेट बाई वेट परसेंटेज यदि निकालना होता है, यदि मान लो मैं डायरेक्टली ये क्वेश्चन दे दिया होता कि बताओ 5 ग्राम सॉल्यूट है, 5 ग्राम सॉल्यूट है और 95 ग्राम वाटर है, बताइए इसकी परसेंटेज कंसंट्रेशन वेट बाई वेट। तो बेटा वेट बाई वेट परसेंटेज का फॉर्मूला लिख लो। क्या होता है बेटा? मास ऑफ सॉल्यूट, बोलो बेटा नीचे क्या आएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई, परसेंटेज काउंट करने के लिए हमेशा 100 का मल्टीप्लाई किया जाता है। ओके, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितने ग्राम था बेटा? 5। मास ऑफ सॉल्यूशन कितने ग्राम था बेटा? 100 ग्राम। तो ये भी ग्राम है, ये भी ग्राम है। कभी भी परसेंटेज निकालना हो बेटा वेट बाई वेट, वेट बाई वेट कहीं भी आ जाए, मास बाई मास कभी भी आ जाए, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम आ जाए, मतलब ऊपर की क्वांटिटी नीचे की क्वांटिटी सेम हो, तो आपको कोई किलोग्राम में बदलने का पंगा नहीं पालना है। सीधे कितना आ गया बेटा? 100। आंसर जो भी आएगा परसेंटेज में आएगा बेटा। 100 से 100 कर दिया कैंसिल, आंसर कितने परसेंट आया बेटा? 5%। तो दोनों बातें देख ली, एक परसेंटेज दी है कंसंट्रेशन, तो उसमें से अलग अलग पार्ट निकालना, और दूसरा अगर अलग अलग पार्ट दिए हुए हैं तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना। ओके, सो मेन फॉर्मूला ये है वेट बाई वेट परसेंट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। ओके, अब एक बेहद घटिया सा क्वेश्चन लेते हैं, लल्लू टाइप एकदम। आइए देखते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके छोटे मोटे एग्जाम में, आते रहते हैं। जो बच्चे पढ़े नहीं होते हैं वो छोड़ के आ जाते हैं इन टाइप के लल्लू क्वेश्चनों को। ठीक है बच्चों, देखो अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेता हूँ। 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज, शक्कर का एक टाइप होता है। 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज, 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज इज डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। यस, 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज है और 100 ग्राम वाटर में मिला हुआ है। बताइए आपको इसमें बताना है कंसंट्रेशन बतानी है आपको, फाइंड आउट द वेट बाई वेट परसेंटेज फॉर्म में कंसंट्रेशन बतानी है। क्या करेंगे बेटा बताओ? सॉल्यूट कितना है बेटा? 10 ग्राम। सोल्यूशन कितना है बेटा? गलती हो गई, 100 ग्राम सॉल्वेंट था, वाटर था, तो वाटर में ऐड करना पड़ेगा। 100 प्लस 10 कितना आएगा? 110 ग्राम हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 100 करना पड़ेगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, ऊपर बन गया 100, ग्राम से ग्राम तो पहले ही कैंसिल बन गया, नीचे बच गया 11। बेटा डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 9.09%। आंसर आ गया 9.09%। तो देख लेना भैया कि सोल्यूशन जो है उसका मास दिया है या सॉल्वेंट का मास दिया है। बेटा यहाँ सॉल्वेंट का मास था। डन, क्लियर हुआ ना बेटा? नेक्स्ट आइए देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बेटा क्या होता है, कई बार ये लोग वॉल्यूम दे देते हैं तो हमको कंफ्यूज करना चाहते हैं वॉल्यूम दे करके। तो मैं आपको बता देता हूँ एक फॉर्मूला, डेंसिटी वाले क्वेश्चन में आपको जरूर कन्वर्जन कराएगा, जरूर 101%। डेंसिटी वाले क्वेश्चन में क्या कराता है बेटा? कन्वर्जन कराता है। तो मैं इसका फॉर्मूला आपको बता देता हूँ बेटा। देखो फॉर्मूला होता है डेंसिटी इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड डिवाइड बाई वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो बेटा यदि आपको मास निकालना है, अभी तो इस सेगमेंट में तो मास ही निकालना है क्योंकि मास बाई मास चल रहा है, वेट बाई वेट चल रहा है। तो क्या होगा बेटा? डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, ये चलेगा। तो मास यदि निकालना है तो आपको डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। इन केस अगर आपको वॉल्यूम निकालना होता है तो वॉल्यूम को ऊपर ले आओ और डेंसिटी को नीचे ले आओ। तो बेटा वॉल्यूम का क्या बनता पंगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई डेंसिटी। बट बेटा याद रखना, अब यूनिट का ख्याल रखना, यूनिट का अब ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि सबकी अलग अलग यूनिट है। ये मास बाई मास नहीं हो रहा है यहाँ पे कि m से m कैंसिल हो जाए, यूनिट का कोई चक्कर ना हो। यहाँ पे आपको यूनिट का ख्याल रखना पड़ेगा। मैं थोड़ी सी यूनिट बता देता हूँ बेटा आपको मैं। बेटा 1 लीटर जो होता है दैट इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर हुआ करता है। 1 लीटर इक्वल्स टू कितना? 1000 मिलीलीटर। दैट इज इक्वल्स टू बेटा इसको बोलते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूबिक भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको?
उल्टा बोल गया बेटा, 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक, 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक, मतलब 1 लीटर में बेटा 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक वॉल्यूम आता है। ये बड़ी यूनिट है और ये छोटी यूनिट है, समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? तो ये कन्वर्जन में कई बार क्या होता है, आपको मिलीलीटर में दिया रहेगा, लीटर में बदलना पड़ेगा। ओके, तो बेटा यदि देखो यहां से यदि मैं बोलूं 1 मिलीलीटर में कितने लीटर, तो पलट जाएगा 1/1000 लीटर इक्वल टू 1 मिलीलीटर। बहुत काम में आएगा बेटा जिस समय आपको नॉर्मेलिटी मोलैरिटी निकालनी पड़ती है, क्योंकि मिलीलीटर में सोल्यूशन दिया रहेगा और आपको बार बार लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सारे फॉर्मूले किस में रहेंगे, वो लीटर में। ओके डन। चलो बच्चा लोग आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डेंसिटी वाला क्वेश्चन करेगा परेशान। आ जाइए, क्वेश्चन लिखते हैं बेटा। क्वेश्चन लिखो, 10 ग्राम NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। 10 ग्राम NaCl, तो भैया सॉल्यूट तो दे दिया इसने, 10 ग्राम है सॉल्यूट, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। सॉल्यूशन तो पहले ध्यान से देख लो, 100 ml क्या है, सॉल्वेंट है कि सोल्यूशन है? सोल्यूशन है। 100 ml मतलब पूरा सोल्यूशन का ही वॉल्यूम दे रखा है, समझ गए ना? तो 100 ml ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट है। फाइंड आउट द वेट बाय वेट परसेंटेज इफ डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज 1.2। बेटा डेंसिटी दी गई है 1.2 ग्राम पर ml, ग्राम पर ml। बेटा वो वेट बाई वेट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, वेट बाई वेट परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है बेटा, 10 ग्राम, डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। ओ, तो मास ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है मल्टीप्लाइड बाई 100। हमें मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए है और गिवन क्या है बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो बेटा कैसे निकलेगा, अभी अपन ने पढ़ा था कि मास इक्वल टू होता है डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। डेंसिटी दी गई है बेटा 1.2 ग्राम पर ml। मैं जरूर कहूंगा यूनिट जरूर लिखें, अगर दुर्घटना से बचना है तो यूनिट जरूर लिखें। वॉल्यूम कितना दिया गया बेटा, देखो इसमें 100 ml, तो मल्टीप्लाइड बाई 100 ml, ml से ml कैंसिल, तो कितना आ गया बेटा 1.2 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको ब्रेक कर दे बेटा, नीचे आएगा 10, 1 0 कैंसिल, कितना आ गया 120 ग्राम। कितना आ गया 120 ग्राम। बेटा यहाँ पर ये आपको सोल्यूशन का मास आया है, याद रखना, क्योंकि ये डेंसिटी सोल्यूशन की थी और ये वॉल्यूम सोल्यूशन का था। इन केस अगर ये सॉल्वेंट का मास आता, अगर सॉल्वेंट बोला होता तो 120 ये लेते और साथ में ये भी लेते 10 ग्राम और इसको ऐड करके डिनोमिनेटर में लाते, बट अभी ऐसी जरूरत नहीं है। तो बेटा 10 ऊपर और नीचे 120 मल्टीप्लाइड बाई 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 100/12, 12 8 96, 12 8 96, डिवाइड कर लो बेटा, 8.33 परसेंटेज लगाना ना भूलें। डन, क्लियर हो गया? ओके बच्चों, तो मैंने आपको वेट बाई वेट परसेंटेज बता दी है, याद रखिएगा। नीचे आता है वेट ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन। बस यही कंफ्यूजन होता है, बच्चे सोचते हैं नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा, बिल्कुल नहीं, मास ऑफ सोल्यूशन ही आएगा। नेक्स्ट अगली परसेंटेज कंसंट्रेशन है बेटा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन। ओके, V बाई V परसेंट बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है बेटा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में, मैं एग्जांपल पहले देता हूं। मान लीजिए HCl एक्वस सोल्यूशन इज 7% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। एक HCl एक्वस सोल्यूशन है, HCl है, साथ में बोल दिया एक्वस मतलब पानी में घुला हुआ है और क्या है बेटा 7% कंसंट्रेशन, इसकी वॉल्यूम बाई वॉल्यूम दी गई है 7%। खुद क्वेश्चन लिख करके देगा, डोंट वरी, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, आपको कुछ नहीं करना है ना, नहीं तो आप कैसे जानोगे कि कौन सी परसेंटेज है। 7% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है बेटा, मतलब इसका मतलब 7 ml ऑफ HCl प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब 7 ml प्रेजेंट है HCl का, किसमें 100 ml सॉल्यूशन में। दिस मीन्स 7 ml HCl प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो यदि इसका मैं फॉर्मूला बनाऊं बेटा, तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, V बाई वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। अब डजंट मैटर, अगर आप ml में ले रहे हो तो नीचे वाला भी ml में होगा, अगर ऊपर वाला लीटर में ले रहे हो तो नीचे वाला भी लीटर में होगा, मतलब सेम क्वांटिटी। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ क्या, सॉल्वेंट या सॉल्यूशन,
यस, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दोनों सेम क्वांटिटी में होंगे, इट शुड बी इन ml, तो इट शुड बी इन ml, इट शुड, यदि ये लीटर में तो ये भी लीटर में, मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये परसेंटेज बन जाएगा आंसर में। डन। चलिए नोट करिए फटाफट। कम टू द थर्ड वन गाइस, वेट बाई वॉल्यूम। नेक्स्ट है वेट बाई वॉल्यूम परसेंट, या इसी को बोलते हैं मास बाई वॉल्यूम। तो आपने देखा मास बाई मास, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। अब हम पढ़ रहे हैं वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, दैट इज इक्वल टू, ऊपर रहेगा मास और नीचे रहेगा वॉल्यूम और आपकी परसेंटेज दी रहेगी, ये आपको निकालनी पड़ेगी। सो एग्जांपल लेते हैं, इस शुगर सोल्यूशन इज 3% वेट बाई वॉल्यूम। मैंने आपको दे दिया एक शुगर सोल्यूशन है दैट इज गिवन 3% वेट बाई वॉल्यूम। व्हाट डज इट मीन बेटा? इसका मीनिंग है 3 ग्राम, क्योंकि ऊपर क्या है, मास है, तो इसका मतलब 3 ग्राम जो है, 3 ग्राम ऑफ सोल्यूट जो है वो प्रेजेंट है, कितना परसेंटेज, मतलब 100। बेटा इसको यदि तोड़ोगे आप 3% को, तो 3% क्या होगा, 3, और परसेंटेज का मतलब परसेंट पर 100, तो कितना आ गया बेटा, 3/100, मतलब 3 ग्राम। वेट बाई वॉल्यूम है, 3 ग्राम सॉल्यूट जो है वो प्रेजेंट है किसमें, 100 ml ऑफ सोल्यूशन। 3 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की जगह कौन है यहाँ पे, जो भी है मैंने बोला, सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml, याद रखना ml ऑफ सॉल्यूशन। डन। 3 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। सो वेट बाई वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू, यदि फॉर्मूला बनाऊं मैं, तो फॉर्मूला कैसे बनेगा इसका बेटा, देखो, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला बनेगा, दैट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट divided by mass of solute divided by volume of solution multiplied by 100. Done. Mass of solute divided by volume of solution multiplied by 100. क्लियर हो गया, आ गया समझ में? चलिए ओके गाइस, चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। इस शुगर सोल्यूशन इज 10% वेट बाई वॉल्यूम। एक शुगर सोल्यूशन है, मतलब कुछ शुगर घुला हुआ है पानी के भीतर, और आपको कह रहा है कि इसकी जो कंसंट्रेशन है दैट इज 10% वेट बाई वॉल्यूम। तो इसको देख करके सबसे पहले क्या समझ में आ रहा है बेटा, 10% मतलब 10/100, 10% मतलब 10/100, मतलब मास कितना है, ये ग्राम में है और ये ml में है, ये ml में है, ये ग्राम में है, मतलब मास जो है, मास ऑफ शुगर कितना हो गया बच्चे, 10 ग्राम, और वॉल्यूम ऑफ शुगर सोल्यूशन, या सीधी सीधी बात, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया बेटा, 100 ml। दो बातें तो देखने में पता चल गई। अब आगे बढ़ते हैं। इफ डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर ml, यदि आपको डेंसिटी दी गई है 1.25 ग्राम पर ml, देखो डेंसिटी इक्वल टू दी गई है 1.25 ग्राम पर ml, तो आपको बताना है वेट बाई वेट परसेंट, आपको बतानी है वेट बाई वेट परसेंट। बेटा वेट बाई वेट परसेंट होती क्या है, वेट बाई वेट परसेंट होती है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई क्या बेटा, 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट तो यहाँ दिया गया 10 ग्राम, तो ऊपर तो 10 आ जाएगा ग्राम में, बोलो हाँ। अब यहाँ पे आपको मास चाहिए, क्या चाहिए आपको, मास, किसका चाहिए, मास सॉल्यूशन का, और आपको सोल्यूशन का मास ना देकर के क्या दिया गया है, वॉल्यूम, क्या दिया गया है, वॉल्यूम। तो आपको पता है कि वॉल्यूम में डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाता है, मास। तो चलो मास ऑफ सोल्यूशन निकाल लेते, तो मास इक्वल टू वॉल्यूम 100 ml मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी, कितनी है बेटा, 1.25 ग्राम पर ml। ml से ml क्या हो गया, कैंसिल, 100 का मल्टीप्लाई होगा बेटा, 2 डेसिमल आगे खिसक जाएगा, आंसर कितना आ गया बेटा, 125 ग्राम। किसका मास है बेटा, सोल्यूशन का। तो 10/125 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 100, बेटा ऊपर कितना हो गया 1000, नीचे हो गया 125, कितने बार टेबल में जाता है बेटा, 8 बार। तो आंसर है बेटा इसकी वेट बाई वेट परसेंटेज कितनी है, 8%। सही है ना बेटा? तो आंसर हुआ इसका वेट बाई वेट परसेंटेज इक्वल्स टू 8%।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए शुगर सोल्यूशन इज 10% वेट बाई वेट, ठीक है ना। फाइंड वेट बाई वॉल्यूम। अभी मैंने वेट बाई वॉल्यूम दे करके आपसे वेट बाई वेट निकलवाई, अब मैं आपको वेट बाई वेट दे करके क्या निकलवा रहा हूं, वेट बाई वॉल्यूम। ओके चलिए लिखता हूं। So let's come to the question. Write down the question. A sugar solution is 10% weight by weight. तो बेटा 10% आपको weight by weight दिया गया है, तो 10% है, इसका मतलब 10/100। ये भी ग्राम में होगा और ये भी ग्राम में होगा, दोनों ही ग्राम में होंगे क्योंकि वेट बाई वेट परसेंटेज दी गई है। आपको डेंसिटी दी गई है 1.2 ग्राम पर ml, 1.2 ग्राम पर ml। आपको निकालनी है वेट बाई वॉल्यूम। तो भैया वेट बाई वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज जो होती है दैट इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। तो बेटा ये ऑलरेडी 10 ग्राम दी गई है ना, 10 ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो अपन को वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकालना जो कि दी नहीं है। चलिए फॉर्मूला क्या था बेटा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। बेटा सोल्यूशन का मास कितना दिया गया है, 100 ग्राम। सोल्यूशन का मास कितना है, 100 ग्राम, 100 ग्राम है सोल्यूशन, और डेंसिटी दी गई है 1.2 ग्राम पर ml। तो पर उछल करके कहाँ चला जाएगा बेटा, ऊपर, ग्राम से ग्राम कैंसिल। बेटा इसको ब्रेक कर दो तो ये 1000 ऊपर चला जाएगा, मतलब वॉल्यूम कितना आ गया बेटा, 1000/12 ml। कितना आ गया, 1000/12 ml। बेटा यहाँ वॉल्यूम पुट कर दो तो यहाँ पे 10 ग्राम है और यहाँ आ गया 1000/12 मल्टीप्लाई में कितना बेटा, ml। बेटा साथ में परसेंटेज के लिए 100 रहता है, ये 12 पलटी मार करके सबसे ऊपर चला गया और 10 और 100 का मल्टीप्लाई हो गया 1000, और नीचे भी 1000 बैठा है, ऊपर ग्राम है, नीचे क्या है पर ml। कैंसिल कैंसिल, आंसर कितना आ गया बेटा, ओके वेट मिनट बेटा 1000 होगा, 100 × 10 1000 हो जाएगा। आंसर कितना बेटा, 12%। समझ में आया ना। सो इसका आंसर हो गया 12%। Okay guys, see the next question. A solution of nitric acid is 5% weight by weight। मतलब जो solution है that is 5% weight by weight। मतलब कि बेटा क्या होगा, 5/100। तो ये क्या हो गया बेटा, वेट बाई वेट है, मतलब 5 ग्राम हो गया सोल्यूट और 100 ग्राम क्या हो गया बेटा, सोल्यूशन। दोनों बातें मिल चुकी हैं आपको। कह रहा फाइंड द मास ऑफ HNO3 प्रेजेंट इज 100 ml सोल्यूशन। कह रहा बताइए मास कितना होगा, मास बताना है आपको HNO3 का। फाइंड द मास ऑफ HNO3 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन इफ डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज 1.4 ग्राम पर ml। तो डेंसिटी दी गई है 1.4 ग्राम पर ml। बेटा ध्यान से देखिए, ये थोड़ी अलग तरीके का क्वेश्चन है। आपको ये कहा गया है 5% इसकी कंसंट्रेशन है, समझ गए ना, और आपको बताना है कि डेंसिटी दी गई है। अब 5% 100 ग्राम में है, 5% 100 ग्राम में है। आपको कह रहा है कि 100 ml में कितनी, 100 ml में अगर आप 100 ml में निकालना चाहें तो कितना आपको x चाहिए है। मतलब यदि इसको ग्राम पर ml में कन्वर्ट करें तो आपको x कितना लगेगा, ये दी गई है बेटा वेट बाई वेट में। आपको कह रहा है यदि वेट बाई वॉल्यूम में निकालना है, किस में निकालना है, वेट बाई वॉल्यूम में, तो आपको बतानी है कि x की उस समय वेट कितना होगा, जबकि वॉल्यूम दिया गया 100 ml। वॉल्यूम कितना दिया गया है, 100 ml। क्लियर हो गया, ओके यस। तो देखिए बेटा आप कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं वेट बाई वॉल्यूम, वेट बाई वेट जो परसेंटेज है, वेट बाई वेट परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। तो वेट बाई वेट परसेंटेज इस बार आपको दी गई है 5 डायरेक्टली, तो इसकी वैल्यू कितनी है बेटा 5। आपको मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए, आपको पता नहीं है, आपने x मान लिया। अब आपको चाहिए मास ऑफ सॉल्यूशन, बट आपको देखो वॉल्यूम ऑफ सॉरी आपको, ओहो एक मिनट बेटा,
यहाँ गलती हुई है बेटा, ये वेट बाई वेट नहीं दी गई है, वेट बाई वॉल्यूम है। चेंज देखो जरा क्वेश्चन, दिस इज वेट बाई, दिस इज गिवन वेट बाई वॉल्यूम। ओके, ये जो कंसंट्रेशन दी गई है बेटा वेट बाई वॉल्यूम दी गई है, वेट बाई वॉल्यूम दी गई है। ओके, तो सही कर लो क्वेश्चन में। तो देखो बेटा, मास ऑफ सोल्यूशन निकालना है। कैसे निकालेंगे मास ऑफ सोल्यूशन? बेटा ये 100 ग्राम पर 5 ग्राम पर 100 ml होगी, मतलब सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया गया? 100। सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 100। अब हम जानते हैं कि मास इक्वल टू होता है डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई कितना? वॉल्यूम। डेंसिटी आपने कितनी दे रखी है? 1.4 ग्राम पर ml, और वॉल्यूम कितना दे रखा है बेटा? 100। बोलो यस। डेसिमल ब्रेक करेंगे तो एक 10 आकर 0 से कैंसिल हो जाएगा। 100 ml था बेटा, ml भी कैंसिल करो, कंफ्यूजन नहीं होता। ml से ml कैंसिल। 114 का 10 से मल्टीप्लाई कितना आ गया? 140। कितना आ गया? 140। तो बेटा ये आ गया 140 मल्टीप्लाइड बाई 100 करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन में था, है ना, मल्टीप्लाई बाई 100, फॉर्मूले में 100 आता है। इससे ये क्या हो गया बेटा? कैंसिल। तो बेटा 5 मल्टीप्लाइड बाई 14 इक्वल टू 10x हो गया। 5 4 जा 14 जा 70 हो गया बेटा, यहाँ पे हो गया 10x, तो 10 कहाँ चला जाएगा बेटा? नीचे कैंसिल। आंसर x इक्वल टू कितने ग्राम? 7 ग्राम। जी हाँ, तो x इक्वल टू 7 ग्राम बिल्कुल सही है। क्वेश्चन में इंप्रूवमेंट थी, ये ग्राम पर ml वेट बाई वॉल्यूम था। ओके, चेंज कर लीजिएगा यदि बाई मिस्टेक हो गया हो। चलिए बच्चों, नेक्स्ट आते हैं मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट है बच्चों मोल फ्रैक्शन। ये बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी, बट इसके लिए आपको मोल निकालना आना चाहिए। अब मान लीजिए एक सोल्यूशन में मिनिमम 2 कंपोनेंट है, एक A है और एक B है। ओके, आपको यदि A और B के मास दिए गए हैं तो आप A और B के मोल बड़ी इजीली निकाल सकते हैं। मान लो A के मोल आपने काउंट कर लिए, कितना बेटा? Na मोल A के हैं और NB मोल किसके हैं बेटा? B के हैं। तो यदि आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकालना है तो बेटा इसको हम जीटा से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? जीटा A। ओके, या इसी को नीटा A भी बोलते हैं, दोनों बोल सकते हो, बट क्या है, N और नीटा सेम दिखते हैं इसलिए मैं जीटा प्रेफर करूंगा। ओके, नहीं तो N और नीटा में कंफ्यूज जाएंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ A डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ B। क्लियर हुआ? सेकेंड, यदि आपको बी कंपोनेंट का निकालना है तो जीटा बी कह लो या नीटा बी इक्वल्स टू, ऊपर कौन आएगा बेटा? नंबर ऑफ मोल ऑफ बी, और नीचे सेम रहेगा नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी। बस ये इतनी सी बात को अपन क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास कोई सोल्यूशन है, उसमें 1 मोल दिए हैं ए कंपोनेंट के और 3 मोल दिए हैं बी कंपोनेंट के। सो जीटा ऑफ ए कितना निकलेगा बेटा? 1/1 + 3 दैट इज इक्वल टू 1/4। क्लियर हुआ? 1/4। एंड जीटा ऑफ बी कितना निकलेगा बेटा? दैट इज इक्वल टू, इसके कितने बेटा? 3, और 1 + 3 तो नीचे आएगा ही बेटा, कितना? 3/4। 3/4। एनी प्रॉब्लम? बहुत ही सिंपल है ये। अब चलिए यदि एक चीज देखते हैं, यदि जीटा ए और जीटा बी को जोड़ दो, क्योंकि 2 कंपोनेंट थे तो 2 ही को जोड़ोगे, तो जीटा ए प्लस जीटा बी दैट इज इक्वल टू Na/Na प्लस NB प्लस NB अपॉन बेटा कितना आएगा? Na प्लस NB। बेटा एलसीएम ले ले बच्चे, कितना आएगा? नीचे आएगा राजा Na प्लस NB, एलसीएम ऊपर भी सेम आएगा क्या? Na प्लस NB, दोनों को सम कर दिया, आंसर कितना? 1। मतलब किसी टोटल सोल्यूशन के सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम XA प्लस XB इक्वल टू कितना आएगा बेटा? 1। आया समझ में ना? जीटा ए प्लस जीटा बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 1। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर। तो XA प्लस XB इक्वल टू 1 हो गया बेटा। यदि 3 होते, 3 यदि अपने पास कंपोनेंट होते तो XA प्लस XB प्लस XC भी कितना होता बेटा? 1 होता। इससे एक अपना फायदा बेटा, अपन XB को डायरेक्टली निकाल सकते हैं 1 माइनस XA। 1 माइनस XA। जैसे देखो यहाँ पे अपने पास XA कितना आया था? 1/4। तो अपन करेंगे XB जीटा बी इक्वल टू 1 माइनस 1/4। डायरेक्टली क्या दिख गया बेटा? 3/4। तो क्वेश्चन आता है बेटा कई बार की, बताइए एक का मोल फ्रैक्शन इतना है तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन निकालो, तो मोल फ्रैक्शन का सिंपल टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक घटिया सा, बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। लिखिए क्वेश्चन, 40 ग्राम NaOH एंड 54 ग्राम वाटर
फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। मतलब 40 ग्राम NaOH को आपने 54 ग्राम ऑफ वाटर में मिक्स किया है, आपको दोनों के मोल फ्रैक्शन बताने हैं। तो NaOH कितना है बेटा 40 ग्राम, तो ये 40 ग्राम है आपका NaOH और 54 ग्राम कितना है यार वाटर है H2O। तो सबसे पहला काम है नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट NaOH का निकालो। गिवन मास 40, मॉलिकुलर मास मुझे रट गया बेटा 40, आप भी रट लो या करके निकाल लो Na+OH। नेक्स्ट है इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इक्वल टू गिवन मास कितना है 54 और वाटर का मास कितना होता है बेटा 3। ये बेटा कट गए, 3 मोल आ गए इसके और इसके कितने आ गए 1 मोल। नाउ जीटा ऑफ A मतलब NaOH के लिए निकालना है, NaOH का निकालोगे जीटा इक्वल टू कितना आएगा बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH अपॉन टोटल का 1 + 3 कितना आ गया बच्चे 1/4। दूसरा जीटा ऑफ H2O निकालना है बेटा, कितना निकलेगा बोले 3 अपॉन 1 + 3 बोले तो कितना 3/4 है ना सर जी। चलो ठीक है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक सा एक क्वेश्चन है, हैज 46% वेट बाई वेट एथिल अल्कोहल इन वाटर, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिल अल्कोहल। ये थोड़ा ठीक है क्योंकि इसमें आपको वेट बाई वेट कंसंट्रेशन दी गई है। और वेट बाई वेट कंसंट्रेशन के बाद आपसे बोला गया है मोल्स बताओ। बहुत ही इजी है फिर भी लिखो। ए सोल्यूशन हैज 46% वेट बाई वेट, किसका सोल्यूशन है एथिल अल्कोहल का। तो वेट बाई वेट जो परसेंटेज दी गई है बच्चे वो दी गई है 46%, मतलब 46 अपॉन 100। एथिल अल्कोहल सोल्यूशन है मतलब 46 ग्राम होगा। 46 ग्राम क्या होगा बेटा एथिल अल्कोहल C2H5OH और 100 ग्राम क्या होगा पानी या सोल्यूशन पूरा। अरे वेट बाई वेट में क्या था सोल्यूशन, वेट बाई वेट में सोल्यूशन। तो बेटा 100 ग्राम में जो होगा दो चीजें मिली होंगी, एक तो C2H5OH भी मिला होगा और एक क्या मिला होगा बेटा आपको वाटर। तो C2H5OH की तो कंटेंट दी गई है कितनी 46, तो यहाँ पे मैंने रख दिया बेटा इसकी जगह कितना 46। तो बच्चे वाटर कितना बचेगा, तो वाटर इक्वल टू 100 माइनस 46 कितना बच गया बेटा 54 ग्राम। तो वाटर की कंटेंट आ गई कितनी 54 ग्राम। अब दोनों के मास आ चुके हैं, चलिए आपको निकालना है दोनों के कंपोनेंट जीटा ए मतलब C2H5OH दैट इज इक्वल टू। अच्छा मैंने एक यहाँ पे क्या किया, मैंने नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकाले हैं, तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो तब तो निकलेगा मोल फ्रैक्शन। तो चलो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH गिवन मास कितना है बेटा 46 और C2H5OH का मास मालूम है आपको कितना होता है मोलर मास 46 ही होता है। यस याद कर लो या निकाल लो। तो 46 ग्राम अपॉन 46 ग्राम कितने मोल हो गए बेटा इसके 1 मोल। अब H2O के मोल निकालो बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इक्वल टू गिवन मास है बेटा 54 अपॉन मास 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 कितना 18 मोलर मास कितने आ गए बेटा 3 मोल। अब तो कोई काम की बात ही नहीं है बेटा, ऊपर 1 और नीचे 1 और 3 का सम मतलब 1/4 बोले यस। और दूसरा H2O का निकालना था तो या तो 1 से माइनस कर दो या डायरेक्टली निकाल लो। तो ये कितना हो जाएगा H2O का 3/4 बोलो आया समझ में नहीं आया। अच्छा मास नहीं निकालते तो बेटा मोल कैसे निकाल पाते ये बताओ। मास से ही तो मोल पता चला है, अगर मास नहीं निकालते तो वाटर के मोल्स कैसे पता चलते। गुड क्वेश्चन ठीक है बेटा। अगला आ जाओ, अगला है बेटा पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन मतलब पार्ट्स पर मिलियन ये जो है ये भी मास पे चलता है और पार्ट्स पर मिलियन में आप मिलियन का मतलब होता है 10⁶, मतलब प्रति 10⁶ में प्रति 10⁶ ग्राम ऑफ सोल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट घुला हुआ है, कितने ग्राम सॉल्यूट घुला हुआ है ठीक ना। बहुत बड़ी मतलब बहुत ही माइनर छोटी वाली एकदम बाल की खाल निकालने वाली ये जो है कैलकुलेशन है, बहुत ही छोटी कंसंट्रेशन टर्म्स है बेटा, मतलब मल्टीप्लाई बाई 10⁶ सोचो है ना, बहुत ही छोटी कंसंट्रेशन है पार्ट्स पर मिलियन। मतलब एक तरीके से ये कि आप 1 गिलास पानी में या 1 बाल्टी पानी में शक्कर का 1 दाना डाल दो और उसकी कंसंट्रेशन निकालो, उस टाइप की बात है। तो ppm मतलब मिलियन, प्रति मिलियन में कितना है पर 10⁶ मिलियन में कितना है। चलिए देखिए एग्जांपल, यदि कोई शुगर सोल्यूशन है और शुगर सोल्यूशन की आपकी जो कंसंट्रेशन दी गई है वो दी गई है 2 पार्ट्स पर मिलियन, 2 पार्ट्स पर
मिलियन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 2 ग्राम शुगर जो है वो 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में घुली हुई है। 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में घुली हुई है, समझ गए ना? मींस 2 ग्राम ऑफ सोल्यूशन शुगर प्रेजेंट इन 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। एनी प्रॉब्लम? तो यदि इसका फॉर्मूला बनाते हैं बेटा, तो इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 5 ppm शुगर का मतलब 5 ग्राम शुगर घुली हुई है किसमें? 10 की पावर 6 ग्राम वाटर सोल्यूशन में। वाटर में नहीं, सोल्यूशन में, ठीक है ना? यस। मतलब नीचे क्या रहता है आपके पास? मास ऑफ सोल्यूशन। ऊपर भी मास रहेगा, नीचे सोल्यूशन का मास, ऊपर सोल्यूट का मास, ठीक है ना? तो पार्ट्स पर मिलियन का तो पार्ट्स पर मिलियन ppm का फॉर्मूला दैट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। समझ गए ना? तो ये तो पर हो गया, ये तो पर हो गया, मास ऑफ सोल्यूट पर मास ऑफ सोल्यूशन। अब हमको क्या चाहिए? मिलियन में। तो मिलियन के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 की पावर 6 का मल्टीप्लाई। ओके, तो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 10 की पावर 6, ठीक है ना? अगर पार्ट्स पर बिलियन बोल दे तो 10 की पावर 8 कर देना बेटा। बिलियन में 8 आते हैं, बिलियन में 80। 9? अच्छा, मुझसे गलती हो गई बेटा। हाँ, 9 कर लो, ठीक है, वो बता दिया, थैंक यू बच्चों। ओके, पार्ट्स पर बिलियन में 9 है। एनी प्रॉब्लम? चलो नेक्स्ट। हाँ बेटा, इंग्लिश में जो होता है वो 3-3 में बढ़ते हैं डिजिट। मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, है ना? मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ये 3-3 में बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा, मोलैरिटी, अगला कंसंट्रेशन टर्म। अब बेटा अपने पास 3 मेनली टर्म बचे हैं, मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड नॉर्मलिटी। समझ गए ना? ये 3 कंसंट्रेशन टर्म खतरनाक वाले बचे हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहला मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मोलैरिटी, MOLARITY। कैपिटल M से डिनोट करते हैं बेटा मोलैरिटी को किसी की। कंसंट्रेशन टर्म्स है, वॉल्यूम डिपेंडेंट है, मतलब टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होगी। व्हाट इज मोलैरिटी? अभी तक आप डायरेक्टली उसके ग्राम के साथ डील कर रहे थे, अब किस पे डील करोगे? नंबर ऑफ मोल्स पे। ओके, सो मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन इज नंबर ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। Okay, so it is the number of moles of solute, not solute, number of moles of solute present in 1 liter of solution. 1 liter of solution. Example, you have a sugar solution, its molarity is given 2 molar, so it is denoted by either 2 capital M, और मोलर को कैसे लिखते हैं? 2 मोल पर लीटर। तो यदि स्मॉल मोल पर लीटर लिखेगा तो भी चलेगा, और यदि स्मॉल पर लीटर नहीं लिखा है, इसकी जगह क्या दे देगा? डायरेक्टली कैपिटल एम। बात एक ही है, दिस इज मोलर, मोलर, सो मोल पर लीटर इज कॉल्ड मोलर। डन। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 2 मोल प्रेजेंट हैं कितने लीटर में? 1 लीटर में। 2 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर। सॉल्वेंट में कि सोल्यूशन में? सोल्यूशन में। सॉल्वेंट केवल आता है अगले में, अभी आएगा, समझ गए ना? So this means 2 moles of sugar present in 1 liter of solution. Clear हुआ? नेक्स्ट सीन। अच्छा बेटा, ये आयन में भी लगता है, क्योंकि सॉल्यूशंस जो होते हैं उनमें आयनाइजेशन भी होता है, तो ये आयंस में भी लगता है। किस तरीके से लगता है बेटा? देखो, आयंस में यदि मैंने आपसे कहा कि हाइड्रोजन प्लस आयन की कंसंट्रेशन किसी सॉल्यूशन में है 3 मोलर, सो द सॉल्यूशन ऑफ द हाइड्रोजन प्लस आयन एटम, हाइड्रोजन प्लस आयन इज 3 मोलर। दिस मीन्स बेटा 3 मोल H एटम्स प्रेजेंट हैं, 3 मोल्स ऑफ H एटम्स प्रेजेंट हैं। H प्लस आयंस, एटम नहीं आयन। 3 मोल ऑफ H प्लस आयंस प्रेजेंट इज हाउ मच? 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो बेटा आयन में लगती है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला बना लो बेटा, बहुत ही सिंपल है। सो मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर, क्या? वॉल्यूम, है ना? वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एंड नंबर ऑफ मोल्स तो आप जानते होगे ना, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या गिवन मास अपॉन मोलर मास। सो इट्स यूनिट इज मोल पर लीटर, इट्स यूनिट इज मोल पर
लीटर एंड सिंबॉलिकली यू डिफाइन इट बाय कैपिटल M और लाइटली पूरा लिख दो मोल पर लीटर। क्लियर है? लेट्स सी वन ऑफ द वेरी सिंपल एग्जांपल। फाइंड मोलरिटी ऑफ द 40 ग्राम ऑफ NaOH। 40 ग्राम NaOH है, डिजोल्व है 250 ml सोल्यूशन में। 40 ग्राम NaOH, सो मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो पहले 40 ग्राम NaOH के मोल्स निकाल लो, 40 ग्राम NaOH के मोल्स निकाल लो। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास 40 अपॉन मॉलिक्यूलर मास भी 40। कितने आ गए मोल बेटा? 1 मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? 1 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना दिया है बेटा? 250 ml। 250 ml बेटा, मोल्स तो आ गए ना समझ में, 1 निकाल दिए एंड 250 ml। बट मैंने बोला है मोलरिटी में वॉल्यूम किस में होता है? लीटर में। तो अभी मैंने पढ़ाया था 250 ml में कितने होंगे? 250 अपॉन 1000 लीटर। लीटर को मिलीलीटर में जाने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई, और मिलीलीटर को लीटर में आने के लिए 1000 का डिवाइड बाई 1000। बेटा ये पलटी मार के ऊपर चला जाएगा तो कितना हो गया? 250 नीचे और 1000 सबसे ऊपर डिवाइडेड बाई 250 कितने बार बेटा? 4 बार। तो आंसर आ गया 4 मोल पर लीटर, या इसी को बोलेंगे 4 मोलर। क्या बोलेंगे? 4 मोलर। समझ गए ना? तो 4 कैपिटल M लगा दो या 4 मोल पर लीटर लिख दो, बात एक ही है। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट देखिए बेटा, आपको बता रहा हूं मैं, अगला क्वेश्चन है फाइंड मोलरिटी ऑफ 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार, आपको क्या दे दिया है? 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4। तो सबसे पहले मोलरिटी निकालनी है। तो मोलरिटी आप जानते हो, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम इन लीटर। क्लियर हुआ बेटा? तो वॉल्यूम इन लीटर बेटा आपको दिया है। अब आपको नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4। गिवन मास कितना बेटा? 4.9। H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बेटा? 49 की 98? 98 होता है बेटा, 98। बेटा डेसिमल काटो, कट नीचे चला गया बेटा, देखो कितना आ गया बेटा? 49 डिवाइडेड बाई 980। 49 से बेटा 2 बार चला गया तो इतना आ गया बेटा 1/20। कितना आ गया बेटा? 1/20। कुछ गलत तो नहीं है? हाँ सही है बेटा। तो अपने पास आ गया 1/20। ओके, सो यू कैन राइट इट 1/20 नंबर ऑफ मोल्स नाउ। तो यह ऊपर क्या लिखा बेटा आपने? 1/20। नाउ वॉल्यूम, अब आपको वॉल्यूम कितना दिया गया? 500 सेंटीमीटर क्यूबिक। 500 सेंटीमीटर क्यूबिक। मैंने बताया था 1000 से डिवाइड कर दो, वही ml वाला फंडा। तो 1000 से आपने डिवाइड कर दिया, जैसे 1000 से डिवाइड कर दोगे तो किस में बदल जाएगा? लीटर में। किस में बदल जाएगा? लीटर में। तो नीचे ला दो बेटा 500 अपॉन 1000 और ये आ गया लीटर। ओके, ऊपर मोल है और नीचे लीटर है। चलो बेटा इसको सॉल्व कर देते हैं बेटा। तो 1/20 मल्टीप्लाइड बाई 1000 सबसे ऊपर, ये एक काम करो यहीं कैंसिल कर दो, तो 1/2 तो 2 ऊपर। आंसर कितना आ गया बेटा? 1/10 मोल पर लीटर, या 0.1 मोल पर लीटर, या 0.1 कैपिटल M भी लिख सकते हो। आया समझ में ना? यस बेटा, 0.1 जो कहलाता है वो कहलाता है डेसी मोलर। क्या कहलाता है? डेसी मीटर में 0.1 मीटर होते हैं, तो 0.1 मोलर में होते हैं बेटा डेसी मोलर। ओके, क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन लिखिए बच्चों, फाइंड द मास ऑफ Na2CO3 सॉल्यूशन प्रेजेंट इन Na2CO3 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ 3 मोलर ऑफ सोल्यूशन। तो बेटा आपको मास निकालना है Na2CO3 का। Na2CO3 का आपको मास नहीं पता, मास मान लीजिए इसका x ग्राम। कितने ग्राम? x ग्राम। आपको वॉल्यूम दे दिया गया है कि जो वॉल्यूम दिया गया है वो है सोल्यूशन का 100 ml, 100 ml, और साथ में आपको मोलैरिटी दे दी गई है कि सोल्यूशन की जो मोलैरिटी है बेटा वो कितनी है? 3। कितनी है? 3। तो फॉर्मूले में आ जाओ बच्चे। फॉर्मूला मोलैरिटी इक्वल टू, भैया ना, मोलैरिटी इक्वल टू कितना होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम इन लीटर। बेटा मोलैरिटी कितनी दी गई है? 3। नाउ नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, गिवन मास पता नहीं, मॉलिक्यूलर मास Na2CO3 का निकाल लो बेटा। Na2CO3 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? मेरे ख्याल से 100 होता है ना। Na2CO3 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है भाई? 46 + 12 + 48, जरा कर लो एक बार। 106, 106 होता है बेटा, 100 नहीं होता है ना। क्लियर हुआ? देख लो Na2CO3
Na2 मतलब ट्वाइस ऑफ Na, एक सोडियम का होता है 23, तो 2 का होगा 46, 46, एक C कार्बन इज 12, 12 ओके, एंड 1 ऑक्सीजन कंटेन 16 मास, तो 3 विल कंटेन 48, 8 plus 2 10 plus 6 6, 1 is carry, 4 plus 1 5, 5 plus 4 9 and 1 10, 106, right? So I can write here mass unknown, X is unknown, and this is N, molecular mass 106. Now volume is given 100 ml, तो ml को लीटर में कन्वर्ट करना है 1000 का डिवाइड, सो यू कैन मल्टीप्लाई इट 100 डिवाइड बाई 1000, एग्री? क्लियर हुए? हाँ बेटा चलो जीरो काट दो, 1 2 1 2, 10 बच गया, पलटी मार के कहाँ जाएगा? सबसे ऊपर, तो बेटा 3 इक्वल्स टू एक्स अपॉन 106 मल्टीप्लाइड बाई कितना बेटा? 10, ये 10 सबसे ऊपर चला गया. नाउ 3 मल्टीप्लाइड बाई 106 इक्वल्स टू 10x, 10x, 3 का 106 से मल्टीप्लाई करो, 3 6 जा 18, कैरी आ गई 1, 3 0 0 1 एंड 3 1 जा 3, नाउ इक्वल टू 10x, सो x इक्वल टू 318 अपॉन 10, डेसिमल पॉइंट पुट कर दे बेटा, कितना आ गया आंसर? 31.8 ग्राम इज द आंसर. सो मास ऑफ द सोल्यूट इक्वल टू 31.8 ग्राम. क्लियर? Next question, find the molarity of 10% weight by weight aqueous solution of H2SO4 if density of solution is 1.1 ग्राम पर ml. मतलब देखो यार क्या हो रहा है, अब आपको कहाँ की कंसंट्रेशन को कहाँ से मैच करा रहा है. वेट बाई वेट कंसंट्रेशन दी गई है और आपसे कह रहा है कि आपको मोलैरिटी निकालनी है. वेट बाई वेट को मोलैरिटी से जोड़ रहा है. ओके, सो क्वेश्चन पढ़ता हूँ, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ 10% वेट बाई वेट. सो आपके पास जो वेट बाई वेट परसेंटेज दी गई है दैट इज इक्वल टू 10%. 10% मतलब कितना बेटा? 10 अपॉन 100, मतलब 10 ग्राम प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में. एग्री? 10 ग्राम प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में. ओके, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ 10% weight by weight aqueous solution of H2SO4. डेंसिटी इज 1.1 ग्राम पर ml. जो लो भाई, डेंसिटी दे दी है, डेंसिटी इक्वल टू 1.1 ग्राम पर ml. चलो क्या निकालनी है? मोलैरिटी. मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है ना? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है बेटा. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालो. सॉल्यूट के कितने ग्राम दिए हैं बेटा? 10. सॉल्यूट का वेट तो दिया है ना. सॉल्यूट का वेट कितना है बेटा? 10 ग्राम. क्या है? H2SO4. H2SO4. तो गिवन मास तो हो गया बेटा 10 ग्राम सॉल्यूट का, और मोलर मास बेटा H2SO4 का कितना होता है? 98. कितना होता है? 98. तो 10 अपॉन 98, चलो मोल निकल आए, मोल का काम खत्म. नाउ वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन. इन लोगों ने ये क्या दे रखा बेटा? वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन है कि मास ऑफ द सोल्यूशन है? मास ऑफ द सोल्यूशन है. वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? देखो, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम. तो वॉल्यूम इक्वल टू हो गया मास अपॉन डेंसिटी. मास कितना दिया है बेटा? 100 ग्राम, और डेंसिटी कितनी दी गई है? 1.1 ग्राम पर ml. ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो कितना बन गया सोल्यूशन बेटा? 100 अपॉन 1.1 ml. 100 अपॉन 1.1 ml. तो सोल्यूशन बन गया 100 अपॉन 1.1 ml है. बट हमको चाइना किस में पड़ता है बेटा? लीटर में. लीटर में चाहने के लिए क्या करना पड़ता है हमको? 1000 का डिवाइड. बोलो यस. ml को लीटर में बदलने के लिए 1000 का डिवाइड करना पड़ता है. तो यदि मल्टीप्लाई करते तो 1000 लिखते, डिवाइड करने के लिए लिखा जाता है 1/1000. 1/1000. आया समझ में? नहीं आया? 2 0 से 2 0 कैंसिल, 10 ऊपर 98 नीचे. देखो बेटा नीचे कौन कौन बच गया? 2 0 कैंसिल हो गया, एक 10 बच गया और एक 1.1 बच गया. बच गया ना 1.1. और नीचे कौन बच गया? कुछ नहीं, 1, क्योंकि ये भी 1 ये भी 1, 1 बन जा 1. बेटा कैंसिल कर दो, डेसिमल तोड़ दो. डेसिमल तोड़ोगे तो क्या बनेगा बेटा? 10. 10 से 10 कैंसिल, कितना आ गया ऊपर? 11, 10 जा 110, और नीचे कितना आ गया बेटा? 98. तो आंसर है बेटा 110/98 मोलर. 110/98 मोलर. इसको सॉल्व कर लो तो वो आंसर आ जाएगा. क्लियर हुआ? एनी प्रॉब्लम? सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, इफ 120 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, if 120 gram of urea dissolved in 1000 gram of water, then find the molarity of the solution
if density of the solution is 1.12 gram per ml. Okay, so I am repeating the question. If 120 ग्राम ऑफ यूरिया, बेटा तो यूरिया का मास कितना दिया गया है? 120 ग्राम. अब यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, याद कर लो, NH2CONH2, ठीक है ना. If 120 ग्राम ऑफ यूरिया NH2CONH2 is dissolved in 1000 ग्राम ऑफ वाटर, ध्यान रहे बेटा वाटर का मास है, मतलब प्योर सॉल्वेंट है. सॉल्वेंट का मास कितना दिया गया है बेटा? 1000 ग्राम. आपको 1000 ग्राम ऑफ वाटर में इसको डिसॉल्व किया गया है. तो आपको बताना है कि फाइंड द मोलैरिटी. मोलैरिटी बतानी है, तो मोलैरिटी में सबसे पहले क्या लगते हैं? सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स. तो लगे हाँ, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो बेटा. तो गिवन मास 120 अपॉन मोलर मास, कभी निकाला आपने यूरिया का मोलर मास? 60 आता है. कितना आता है? 60. याद कर लो बेटा, मोलर मास जो इसका होता है 60 आता है. तो कितने हो गए नंबर ऑफ मोल्स बेटा इसके? 2. कितने मोल्स हो गए? 2. समझ गए ना. अब आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. डेंसिटी दी गई है सोल्यूशन की. डेंसिटी दी है सोल्यूशन की, कितनी दी है? D = 1.12 ग्राम पर ml. ग्राम पर ml, ठीक है ना. चलिए याद करिए, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम. तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा कितना? वॉल्यूम इक्वल टू मास बाई डेंसिटी. मास बाई डेंसिटी. बेटा मास कितना दिया है सोल्यूशन का, बताओ. मास कितना दिया सोल्यूशन का? दिया है नहीं दिया? हाँ 120. वो तो सॉल्यूट है यार, वो तो यूरिया है, घुला हुआ है. 1000 ग्राम वाटर है, तो कितना मास हुआ? गलत. अरे 1000 ग्राम वाटर है, सोल्यूशन का मास, तो दोनों को जोड़ो ना. तो 1000 वो वाला और 120 सॉल्यूट वाला, तो कितना हुआ? 1120. कितना मास हुआ? 1120 हो गया इसका मास. 1120 ग्राम इसका मास हो गया. नीचे डेंसिटी है बेटा कितनी? 1.12 ग्राम पर लीटर. तो 1.12 ग्राम पर ml. ये ml ऊपर आ गया बेटा. ml क्या आ गया? ऊपर. ग्राम से ग्राम कैंसिल बेटा. डेसिमल तोड़ दे बेटा, यहाँ पे 2 जीरो आएंगे. आएंगे 2 जीरो? नहीं आएंगे, क्योंकि 2 जीरो आएंगे. 112 से एक बार गया बेटा, तो कितना आ गया? 1000 ml. कितना आ गया? 1000 ml. 1000 ml. क्लियर हुआ? तो चलो निकालते हैं मोलैरिटी. तो मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बेटा कितना? 2 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर. वॉल्यूम इन लीटर. तो बेटा 1000 ml को ही तो 1 लीटर बोलते हैं. तो यदि 1000 ml है बेटा, तो रख दो बेटा 1000 ml, या डायरेक्टली 1 लीटर रख दो. और यदि डर लग रही है तो बेटा लियो 1000 से डिवाइड कर दो, तो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा. ले दे के 1 लीटर ही आएगा. तो आंसर क्या हुआ बेटा? 2 मोल पर लीटर. आ गया समझ में? ठीक है ना. चलिए, सो 2 मोल पर लीटर. बेटा लास्ट क्वेश्चन करेंगे मोलैरिटी का. फाइंडिंग मोलैरिटी ऑफ वाटर. वाटर की मोलैरिटी फाइंड करते हैं ना. कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि वाटर की मोलैरिटी फाइंड करो. तो बेटा देखो, हम क्या करते हैं, इसके लिए हम 100 ग्राम ऑफ वाटर ले लेते हैं. हम क्या ले लेते हैं? 100 ग्राम ऑफ वाटर. ठीक है ना. तो हम 100 ग्राम ऑफ वाटर लेते हैं, और वाटर की हम आइडियल डेंसिटी मान के चलते हैं बेटा. वाटर की जो आइडियल डेंसिटी है बेटा, वो है 1 ग्राम पर ml. 1 ग्राम पर ml. ओके. सो आइडियल डेंसिटी 1 ग्राम पर ml मान लेते हैं. चलिए, तो वाटर की डेंसिटी निकालना है. मोलैरिटी निकालना है. तो सबसे पहले आइडियल केस में, यदि आपको खुद से क्वेश्चन ने डेंसिटी नहीं दी है, तो वाटर की डेंसिटी याद कर लो 1 ग्राम पर ml होती है. 1 ग्राम पर ml. ठीक है ना. या 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक होती है. फिजिक्स में पढ़ाई थी मैंने. 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक. तो 1 ग्राम पर ml चलेगा, कोई ना. डेंसिटी हो गई 1 ग्राम पर ml हो गई. अब चलिए, आपके पास कितना ग्राम मान लो. लेट आपके पास गिवन मास ऑफ वाटर है बेटा 100 ग्राम. आपको मैंने 100 ग्राम पानी दे करके रखा है. मास मान लिया आपने 100 ग्राम, क्योंकि शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी होगी. मास है. चलो, डेंसिटी का मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर. तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे. चलो आ जाओ बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं. तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू n इक्वल टू गिवन मास 100. गिवन मास कितना? 100 अपॉन मोलर मास कितना होता है बेटा पानी का? 18. तो बेटा चपका दो यहाँ पे 100/18. ये आ गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर. ठीक है ना. अब ना वॉल्यूम निकालना है बेटा. देखो अपने पास क्या दिया गया था?
मास ऑफ द वाटर, तो यही सॉल्यूट है और यही सॉल्यूशन है, क्योंकि पानी के अलावा तो कुछ है नहीं है। तो चलिए इसकी हमको निकालनी है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल टू होता है बेटा कितना, वॉल्यूम इक्वल टू होता है मास बाई डेंसिटी, मास बाई डेंसिटी। बेटा देखो मास कितना दिया गया है, मास आपको दिया गया है 100, डेंसिटी कितनी होती है बेटा 1 ग्राम पर ml, मास दिया 100 और डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml, ग्राम से ग्राम कैंसिल। तो बेटा बोलो वॉल्यूम कितना आ गया बेटा 100 ml आया ना, वॉल्यूम आ गया 100 ml। तो बेटा वॉल्यूम आ गया 100 ml, ml को कायम बदलना है बेटा 1000 में, किस में बदलना है सॉरी लीटर में, लीटर में। तो 100 में काय का डिवाइड करेंगे बेटा 1000 का। नाउ दिस 100 ml कन्वर्टेड इनटू द लीटर, सॉल्व कर ले बच्चे 100/18 और यहाँ पे 1000 पलटी मार के सबसे ऊपर और 100 नीचे, 100 से 100 कैंसिल, बेटा आंसर आ गया 1000/18। समझ गए बेटा, इसको सॉल्व करोगे तो मालूम तुम्हारे पास क्या आएगा 55.5555। तो रट भी सकते हो, कई बार क्वेश्चन में डायरेक्टली आता है पूछने के लिए। तो क्या होता है आंसर 55.5555। ठीक है बेटा, तो ये हो गया मोलैरिटी के कंसेप्ट, 1 मिनट कॉपी, ये हो गया हमारे मोलैरिटी के कंसेप्ट। ठीक है, तो ये मोलैरिटी के कंसेप्ट हो गया बच्चों। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा मोलैरिटी ऑफ आयंस, पढ़ा दूंगा मैं आपको। ओके, अब थोड़ी एक छोटी सी बात और, लास्ट है, एंड कर रहा हूँ, आप लिख लो। कई बार क्या होता है आपको डायरेक्टली मोलैरिटी की वैल्यू ना दे करके वो कुछ टर्म्स यूज कर लेते हैं, तो वो टर्म्स यूज कर लो, वो आप भी जान लो। देखो क्या होता है बेटा, आप अगर आपको बोले कभी मोलर सोल्यूशन, तो मोलर का सोल्यूशन मतलब होता है बेटा m इक्वल टू 1, या इसी को बोलते हैं 1 मोलर, m इक्वल टू 1 बोल दो या 1 मोलर, समझ गए ना। कई बार बोलते हैं बेटा बाई मोलर, क्या बोलते हैं बाई मोलर, मतलब m इक्वल टू 2 लिख दो या लिख दो बेटा 2 मोलर, बात एक ही है। कई बार बोलते हैं बेटा सेमी मोलर, क्या बोलते हैं सेमी मोलर, सेमी मतलब बच्चों आधा होता है। तो मोलैरिटी इक्वल टू होती है 1/2 या लिखते हैं कितना m/2, m/2। समझ में आया नहीं आया? तो बेटा एक्चुअली ये क्या होगा, ये हो गया 1/2 और मोलर, तो उसको लिख दिया m/2, ये हो गया सेमी मोलर। कई बार लिखते हैं बेटा डेसी मोलर, अभी मैंने बताया था आपको, बात हुई थी। तो डेसी मोलर में m इक्वल टू कितना आएगा बेटा 1/10, या इसको कई बार लिखते हैं m/10, m/10। ठीक है ना। सेंटीमोलर, क्यों सेंटी हो रहे हो, सेंटीमोलर m इक्वल टू 1/100, 1/100, या वैसे लिखा जाए तो m/100। समझ गए। तो ये छोटे छोटे नोटेशन है जो मोलैरिटी के लिए इस्तेमाल हुआ करते हैं। ओके बच्चों, आज एक लंबी सी क्लास ले ली अपन ने। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। नमस्कार।